पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान जो था वो शेन के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। वहां पर एक एल्डर भी पहुंच चुका था शेन के सपोर्ट में, जो बायतियान से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन बायतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर को तो मारता ही है, साथ ही साथ वो शेन को इस तरह से मारता है कि शेन की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसकी सालों की जो कल्टीवेशन से उसने मेहनत की थी सब की सब खत्म हो गई। जिस चीज को देखकर वो एल्डर एकदम पगला जाता है। वो बायतियान से यहाँ पर कह रहा था कि तू बचेगा नहीं। इस शेन का जब चाचा यहाँ पर आएगा ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि वो तेरे साथ क्या करेगा। लेकिन बायतियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं सभी को हरा सकता हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर दो मास्टर आए हुए थे। बायतियान उनमें से एक मास्टर को जैसे ही देखता है वो यहाँ पर उसको ग्रीट करना शुरू कर देता है कि मास्टर क्या आपने मुझे पहचाना। तो उसको देखकर दूसरा वाला मास्टर जिसका नाम मास्टर जी था वो कहने लग जाता है कि बायतियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये मास्टर वही था जब बायतियान स्काई फायर लाने गया था ना, तो एक लड़की और उसके साथ एक दूसरे मास्टर थे जो रास्ते में बायतियान को मिल गए थे और उनके साथ बायतियान ने अपना पूरा सफर तय किया था। तो ये वही वाले मास्टर होते हैं। इसलिए मास्टर ने बायतियान को और बायतियान ने उस मास्टर जी को पहचान लिया। दूसरा जो बंदा मास्टर जी के साथ आया हुआ था वो असल में एक डेप्यूटी होता है सेक्ट का। वो मास्टर जी से कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बायतियान को पहचानते हो, है कौन ये। तो मास्टर जी बताते कि ये बहुत अच्छा इंसान है। जब मैं माउंटेन पे गया था तो वहाँ पर कई बार मेरी जान जाने वाली थी, पर बायतियान ने अपनी पावर की मदद से मेरी जान बचाई। वो अगर नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा भी नहीं होता। दूसरा जो मास्टर जिसके साथ अभी बायतियान की फाइट हुई थी वो यहाँ पर डेप्यूटी से कहने लग जाता है कि आप खड़े क्या हो, जाओ इस बायतियान को मारो ना, इसने शेन की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की है, छोड़ना नहीं इसको। ये सुनकर वो डेप्यूटी भड़क जाता है। वो यहाँ पर मास्टर जी से कहने लग जाता है कि अगर नेशन मास्टर को पता चला ना इसके बारे में तो उनको हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि शेन का जो चाचा था वो अभी तक के यहाँ पर आया ही नहीं था। ये दोनों लोग तो दूसरे कोई थे। बायतियान भी ये चीज देखकर हैरान रह गया था कि आखिर इसका जो चाचा है उसको ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, किस काम में लगा हुआ है वो। डेप्यूटी जो था वो यहाँ पर मास्टर जी से कह रहा था कि आप ही बताइए कि अब इस बायतियान का करना क्या है। अगर हमने इसका कुछ भी नहीं किया ना तो हमारी खुद की वाट लग सकती है। तो बायतियान यहाँ पर उस डेप्यूटी से कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ तो आखिर मैं डरूं किससे। तुम्हारा जो नेशन मास्टर है उसको आने दो, मुझे उससे डर नहीं लगता। उसके सामने मैं बता दूंगा कि आखिर इस शेन की गलती क्या थी, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो मैं उससे भी लड़ने को तैयार हूँ। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। ये सुनकर वो जो डेप्यूटी था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक आइस क्रिस्टल बनाता है। उसकी मदद से बायतियान के ऊपर अटैक कर चुका था, पर बायतियान की पाम टेक्निक उसके आइस क्रिस्टल की यहाँ पर वाट लगा देती है। बायतियान के सामने उसका जो आइस क्रिस्टल था वो नहीं टिक पा रहा था। वो डेप्यूटी यहाँ पर और भी कई सारे अटैक बायतियान के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन बायतियान उसके सारे के सारे अटैक को रोक चुका था। लेकिन तब बायतियान को उस डेप्यूटी के हाथों में एक टैटू बना हुआ दिखाई देता है, जो कि बड़ा ही अजीब टैटू था। उसको देखकर बायतियान हैरान रह जाता है, मानो कि उसने टैटू को पहचान लिया हो कि ये टैटू कहाँ का है। जो जिस देखकर डेप्यूटी भी घबरा चुका था वो यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने अटैक को रोक कर बायतियान से कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी पावर को चेक किया, तुम इस काबिल हो कि तुम नेशन मास्टर के सामने खड़े रह सकते हो। तो ठीक है कि अगर वो आते हैं ना कुछ पूछने के लिए तो तुम्हें ही उनको जवाब देने के लिए जाना होगा। इसके बाद वो जो डेप्यूटी था वो यहाँ पर अपने बंदों से कहकर वो जो शेन है उसको उठाकर वहां से ले जाने लगता है ताकि उसको ले जाकर उसका इलाज किया जा सके। तियान और बाकी लोग जल्दी से बायतियान के पास आते हैं उसको देखने के लिए कि वो ठीक भी है या फिर नहीं है। मास्टर जी जो थे वो यहाँ पर बायतियान से कहने लग जाते कि बायतियान तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता कि शेन का जो चाचा जो कि डेप्यूटी मास्टर जिसकी बात कर रहा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो किसी तरह के खास कल्टीवेशन करने के लिए एक क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा, वहां से वो बाहर नहीं आता, इसलिए वो तुमसे अभी लड़ने के लिए यहाँ नहीं आ पाया। पर वो ऐसे शांत बैठेगा नहीं, तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना है। कभी भी नेशन मास्टर खुद या फिर अपने बंदों को भेजकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। तो बायतियान कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं सबको हैंडल कर सकता हूँ, तो आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। इसके बाद मास्टर जी जो था वो यहाँ पर बायतियान को अपने कमरे में लेकर आता है और वहां लाने के बाद उसको चाय वगैरह दे रहा होता है। बायतियान कहता है कि क्या इस सेट के अंदर कुछ गड़बड़ी है क्या, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मास्टर जी बताते हैं कि पिछले कुछ टाइम में अचानक से ही ना बिना किसी रीजन के डिसाइपल्स की जान जा रही है, वो क्यों मर जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। तो बायतियान भी कहता है कि हाँ, बीच में कुछ एल्केमिस्ट को भी मारा जा रहा था, उसी का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, जिसका मैंने पता लगा भी लिया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है यहाँ पर। ये सुनकर मास्टर जी
भी हैरान रह जाता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने खुद पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। बातिन का सारा शक तो उसी डेप्यूटी के ऊपर जा रहा था। जब से उसने उसका वो टैटू देखा था, उसको लग रहा होता है कि ये डेप्यूटी जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहा है। उसके ऊपर अच्छे से नजर रखनी होगी। नजर रखने के बाद मुझे बहुत खास जानकारी का पता चल सकता है। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आकर पहुंच जाती है जो मास्टर जी के साथ बातिन के साथ ही सफर पर गई थी। वो सीधा आकर बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बातिन उसके अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो लड़की भी कहती कि हाँ बिल्कुल, मैं तो मार्शल किंग रैन के पीक पर पहुंचने वाली हूँ, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है मैंने। तो बातिन यहाँ पर उसको तियान के बारे में बताता है कि देखो ये मेरी पुरानी दोस्त है, यहाँ पर कुछ डिसाइपल हैं जो इसके ऊपर गलत नजर रख रहे थे, तो एक काम करना, कोई ऐसा दिखता है ना तुम्हें तो उसको तुम हैंडल कर लेना, क्योंकि मैं एनी टाइम यहाँ पर रहकर तियान को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता ना। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, तियान को कुछ नहीं होगा, जो भी उसे गलत नजरों से देखेगा मैं उसको धो दूंगी। वो लड़की जो थी वो यहाँ पर बातियान से कहने लग जाती है कि बातियान, नेशन मास्टर जो है ना, उनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे भी हैं, अगर वो उनको ऑर्डर दे तो वो कभी भी आकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए आई हूँ कि थोड़ा संभल कर रहना, कोई भी गलत कदम या अंधेरे में तीर चलाने से कोई मतलब नहीं है, सारे कदम तुम्हें फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे, वरना एनी टाइम तुम्हारी गर्दन पे तलवार समझो लटकी। तो बातिन भी उसे कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ हम उसे नेशन मास्टर को देखते हैं जो अपना सिंहासन पे बैठे हुए किसी खास तरह की कल्टीवेशन कर रहा था। वो कल्टीवेशन काफी मिस्टीरियस होती है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। जब वो कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक बंदा भाग कर आता है और उससे कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर, उस बंदे का नाम है बातियान, जिसने शैन की कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की है, वो अभी भी हमारे सेट के अंदर ही मौजूद है, तो बताइए कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वो जो नेशन मास्टर था वो ये सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि तुम लोग यहाँ पर फिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ और उस बंदे को पकड़ कर उसे काल कोठरी के अंदर बंद कर दो, वहां से बाहर आना ही नहीं चाहिए, या फिर लगे तो उसकी जान तक ले लेना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर उस नेशन मास्टर को उसके मास्टर की आवाज आती है जो कहती है कि इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान दो जिसको तुम कर रहे हो, बीच में ये नहीं रुकना चाहिए वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो वो नेशन मास्टर दोबारा से वहां पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर चुका था। तो वही हम बातियान को देखते हैं। बातियान यहाँ पर उस जो डेप्यूटी था उसके ऊपर नजर रखने में लगा हुआ था। वो उसका घर ढूंढ रहा था कि कहाँ पर ये डेप्यूटी रहता है। तो वहां पर उसको एक घर दिखा देता है जिसके घर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगा हुआ था और वहां पर ढेर सारे गार्ड्स थे जो उस घर को प्रोटेक्ट करते थे। पर बातियान बड़ी सावधानी से उस घर के पास आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो अंदर जा सके, वरना ये फॉर्मेशन उसे अंदर जाने देता ही नहीं है। जैसे ही बातियान ने फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया था वो वहां से सीधा ऊपर जाने लग जाता है ताकि कमरे के अंदर जाकर देख सके कि डेप्यूटी यहाँ पर कर क्या रहा है। वो खिड़की के बाहर से ही झांक कर देखने की कोशिश करता है कि अंदर चल क्या रहा है। तो अंदर देखने के बाद उसको पता चलता है कि वहां पर एक लड़की है जिसको बंदी बनाकर रखा गया है और वो इसी सेट की एक डीन है। डीन मतलब कि एक मास्टर की तरह ही हो गई और यहाँ पर मौजूद था वो ही डेप्यूटी जो उस लड़की को कैद किया हुआ था। उस लड़की का नाम था कियान। डेप्यूटी यहाँ पर उस कियान से कह रहा होता है कि जरा तुम मुझे बताओगी आखिर मोरोंग कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। अगर तुमने मुझे उसके बारे में बता दिया ना तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं तुम्हें, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। बातियान ये देखकर यहाँ पर हैरान रह चुका था कि ये है कौन और ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसने इसको बंद करके क्यों रखा हुआ है। मुझे क्या थे वो यहाँ पर डेप्यूटी से कहने लग जाती कि देखो मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली उसके बारे में, चाहे तुम मुझे मार क्यों ना दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूल जाओ कि कभी भी मैं तुम्हें मोरोंग के बारे में बताऊंगी। ये सुनकर वो जो डेप्यूटी था उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर कहने लग गया था कि तुम्हें अपनी जान की कोई कीमत पता नहीं है क्या, जो इसको गंवाने के लिए तैयार हो, वो भी एक आउटसाइडर के लिए। आखिर लगता क्या है वो मोरोंग तुम्हारा। लेकिन कियान तो कहती कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मारो ना मुझे, बकवास बातें बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत ही नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर उस डेप्यूटी को बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा तड़पाना शुरू कर देता है उस कियान को। वो उसको बहुत तकलीफ दे रहा था, जिसके बाद वो यहाँ पर एक खास तरह की पिल को बाहर निकालता है और उस कियान से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मरना इतना आसान होता है, मरने में ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और अब मैं उसी तकलीफ को 1000 गुना ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें महसूस करवाने वाला हूँ। कियान कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पर मर भी गई ना तो मरने के बाद आत्मा बनकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें जान से मार कर
रख दूंगी। पर डेप्यूटी कहते हैं कि तुम्हें पता है ये किस तरह की पिल है, अगर ये पिल तुम खा लो ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम बिल्कुल एक पागल सी हो जाओगी। तो इसके बाद तुम मर क्यों ना जाओ, मरने के बाद भी जो तुम्हारी आत्मा रहेगी ना उसके पास भी पावर नहीं रहेगी, वो भी सिर्फ पागलों जैसा भटकते रहेगी। इसलिए अब तुम मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ। इसके बाद तो वहाँ पर वो पिल जो थी वो उस कियान को खिलाने की कोशिश करता है। वो कियान बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि इससे क्या होगा उसके साथ। वो यहाँ पर खुद को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पाती क्योंकि डेप्यूटी यहाँ पर उसको बंदी बनाकर रखा हुआ था। डेप्यूटी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे अच्छे मौके दिए थे लेकिन तुमने सारे के सारे मौके गवा दिए, अब तो तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़कर कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ पर जबरदस्ती उस पिल को कियान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था ताकि एक बार वो उसको वो पिल खिला दे तो उसके बाद तो कियान की हालत खराब हो ही जाएगी। कियान बड़ी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो पिल उसके एकदम मुंह तक के आ चुकी थी पर ये पिल मुंह तक आने के बाद मुंह के अंदर जाती क्या कि इससे पहले ही वहां पर बातें जो छुप कर सारी चीजें देख रहा था वो एक अटैक देकर मारता है उस पिल के ऊपर, जिस वजह से वो पिल जाकर दूर फेंका चुकी थी और वो पिल यहाँ पर कियान के अंदर नहीं जा पाती। ये देखकर वो जो डेप्यूटी था वो एकदम हैरान रह जाता है कि कौन है यहाँ पर, किसने की ये हरकत, छोड़ूंगा नहीं उसका, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। तब वहां पर बातियान आता है जो डेप्यूटी से कहता है कि क्यों डेप्यूटी इतना जल्दी मुझे भूल गया क्या, या फिर मैं तुझे अभी भी याद हूँ। डेप्यूटी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर एक अटैक देकर मारता है और उससे कहता है कि तू यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है, आखिर तू यहाँ तक आया कैसे, किसने आने दिया तुझे यहाँ पर। तो बातियान कहता है कि तुझे क्या लगता है कि कोई मुझे रोक सकता है यहाँ पर आने से, अबे कोई नहीं रोक सकता, मैं यहाँ पर आया हूँ तेरी जान लेने के लिए, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा क्योंकि मुझे तुझ पर तो पहले से ही शक है कि तू कुछ बहुत बड़ा कांड करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उसे तो रोकना पड़ेगा ही ना। वो जो डेप्यूटी था वो यहाँ पर बातियान के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करता लेकिन बातियान उसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो डेप्यूटी समझ चुका था कि वो यहाँ पर बातियान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो मौका देखकर सीधा का सीधा उस कियान के ऊपर ही एक स्नो अटैक करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान चली जाए। पर ये अटैक यहाँ पर उस कियान को लग क्या पाता कि इससे पहले ही वहां पर बातियान आ जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेप्यूटी के उस अटैक को यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से कियान की यहाँ पर जान बच जाती है। लेकिन तब तक वो जो डेप्यूटी था वो वहां पर छुप चुका था। बातियान उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये कहाँ जाकर छुप गया, पर बातियान कुछ यहाँ पर सोच समझ क्या पाता कि तभी बीच में अचानक से वो डेप्यूटी यहाँ पर आ जाता है और एक खतरनाक अटैक बातियान के ऊपर करने वाला था। लेकिन वो अपना वाला अटैक यहाँ पर बातियान के ऊपर कर क्या पाता कि इससे पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर काफी सारी चीजों का हिंट दिया गया लेकिन ये था क्या यहाँ पर, ये सारी चीजें हो सकता है कि आगे जाकर क्लियर हो कि मोरोंग कौन है, डेप्यूटी करना क्या चाहता था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर